आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है इतिहास। दोस्तों, अगर मैं इतिहास की बात करता हूँ तो आप चाहे पूरे भारत में होने वाला कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, हर एग्ज़ाम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी से लेके यूपी पीसीएस, आपका रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में, स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इतिहास पूरा सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा। अगर मैं इतिहास की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पर इतिहास को 3 भागों में बाँटा है। ठीक है दोस्तों? तो पहला भाग है यहाँ पर आपका मध्यकालीन इतिहास को 3 भागों में बाँटा। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत और तीसरा है बच्चों आधुनिक भारत। दोस्तों, अगर मैं प्राचीन भारत की बात करता हूँ तो प्राचीन भारत हमारे इतिहास का सबसे शुरुआती पार्ट होता है। तो प्राचीन भारत से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि प्राचीन भारत में जो टॉपिक हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम किसी चीज़ को शुरू से लेके आखिर तक अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें उसकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाती है। फिर हमारे सामने चाहे कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य आपको पढ़ाने का है वो ये है कि मैं आपको प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक सारा इतिहास कंप्लीट करूं और मैं कोशिश करूंगा आपके रेलवे के एग्ज़ाम से पहले पहले आपका लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। दोस्तों, अभी यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है। तो यूपी पीसीएस के हिसाब से भी मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक कवर करे हैं और उन टॉपिकों को मैं आपको अच्छे से कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं प्राचीन भारत की बात करता हूँ तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहला टॉपिक पड़ेगा वो हमारे पास पड़ेगा पाषाण काल। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक पढ़ने वाला है उस टॉपिक का नाम है हमारे पास मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, अगर मैं पाषाण काल की बात करता हूँ तो पाषाण काल में हमारे 3 टॉपिक हैं। एक का नाम है पूरा पाषाण काल, दूसरा नाम है मध्य पाषाण काल और तीसरा नाम है नव पाषाण काल। अगर मैं पूरा पाषाण काल की बात करता हूँ तो पूरा पाषाण काल को यहाँ पर हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। पहला क्या है हमारे पास, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारे पास मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा हमारे पास उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है? तो निम्न पूरा पाषाण काल में मानव की कैसे उत्पत्ति हुई, किस तरीके से उसने अपने आप को डेवलप करा है, अपना विकास करा है और किस तरीके से उसने अपने माइंड का विकास करके विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रयोग शिकार करने के लिए किया। इसी आधार पर पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको 3 भागों में बाँटने का जो उद्देश्य वो यही है कि किस तरीके से मानव ने अपने दिमाग का विकास किया और दिमाग के विकास के साथ साथ उसने जो चीज़ें बनाई, हथियार बनाए और हथियारों के साथ साथ उनका जो प्रयोग उसने किया, उनके आधार पर पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, यहाँ के हथियार कुछ अलग तरीके से थे। जैसे यहाँ पर चापर, चापिंग, आपका कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया। मध्य पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, यहाँ पर तीक्षणी और आपका वेदनी और आपका कुल्हाड़ी, इस तरीके के औजारों का इस्तेमाल करा है। और अगर उच्च पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करा है, धार वाले हथियारों का। इसलिए इस उच्च पूरा पाषाण को ब्लेड संस्कृति के नाम से भी हम जानते हैं। फिर मध्य पाषाण काल में आएंगे तो दोस्तों, मध्य पाषाण काल में जो मानव थे उन्होंने छोटे छोटे हथियार बनाए और उन छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल इन्होंने छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार के खाने के लिए किया। अगर मैं नवपाषाण काल की बात करता हूँ तो नवपाषाण काल में बच्चों क्या हुआ, आपके पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है? मध्य पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था और नवपाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार हुआ। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टोनेज में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायग्राम से पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर किस तरीके के हथियार इन लोगों ने इस्तेमाल करे। दोस्तों, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा टॉपिक जिसका नाम होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक में हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा टॉपिक मैं आपको पूरे डायग्राम से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, किस नदी के तट पर थी, किसने इसकी खोज करी और उस
जो स्थल था जिसकी खोज की उसकी क्या क्या विशेषता यहाँ पर रही। हम टोटल इसको डायग्राम से पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा इस टॉपिक में आने वाला है। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड हम पढ़ेंगे। किस तरीके से भारत में आर्य आए और उन आर्यों ने एक नई संस्कृति का विकास करा। तो वैदिक काल को हम दो भागों में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों पीरियडों में हम देखेंगे किस तरीके से वर्ण व्यवस्था चली। और अगर मैं ऋग्वैदिक काल की बात करता हूँ तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल थी। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर कठोरपन नहीं था। जो शूद्र थे, आपके ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ये सब मिल बांट कर काम करते थे। यहाँ पर जो स्त्री थी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में क्या होगा दोस्तों, जो वर्ण व्यवस्था थी उसको बहुत ज़्यादा कठोर कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसको जातिगत कर दिया जाएगा और काम के जो काम थे वैदिक उत्तर वैदिक काल में उन काम को अलग अलग वर्णों में बांट दिया जाता है। उसको हम देखेंगे किस तरीके से वर्ण व्यवस्था कठोर बनी और जो वर्ण व्यवस्था थी उसको काम के आधार पर किस प्रकार से बांटा, यहाँ पर कौन कौन से वेद लिखे गए और उन वेदों की क्या क्या विशेषता यहाँ पर होगी, वो सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। बच्चों होता क्या है, जब अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा कठोर कर दिया गया और जब वर्ण व्यवस्था कठोर हो जाती है तो यहाँ पर स्त्री और शूद्रों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन शुरू होंगे और धार्मिक आंदोलन जब शुरू होंगे तो यहाँ पर दो धर्म बहुत अच्छे होकर उभर कर आएंगे जिनका नाम था बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जो वैदिक उत्तर वैदिक काल में सताए हुए लोग होते हैं वो इन धर्मों को स्वीकार कर लेते हैं और किस तरीके से स्वीकार करेंगे वो सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। बौद्ध धर्म अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर गौतम बुद्ध की हम पूरी बायोग्राफी कवर करेंगे, उनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी मान्यताएं थी वो पढ़ेंगे, उनके कौन कौन सी जो ग्रंथ है वो पढ़ेंगे यहाँ पर हम, और किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ और कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को स्वीकार यहाँ पर किया। इन सब चीज़ों को हम डीपली जाकर पढ़ेंगे, बहुत डीपली हम यहाँ पर जाकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही बौद्ध धर्म जैन धर्म कंप्लीट होगा मैं आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सारे वंश टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे जब मौर्य वंश कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखेंगे उत्तर मौर्य काल, यानी कि मौर्य वंश का पतन किस कारण हुआ, मौर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए और उन राजाओं का क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और उत्तर मौर्य काल के बाद हम पुष्यमित्र शुंग देखेंगे, आपका हम गुप्ता एम्पायर देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आज आपको अपना सिलेबस बताया है और अब मैं इसकी पूरी वीडियो यहाँ पर बना के डालने वाला हूँ और आपको नोट्स की जो भी मैं टॉपिक करूँगा उस नोट्स के आपको मैं पीडीएफ दूंगा और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उस टॉपिक के बाद मैं आपको 10 से 20 क्वेश्चंस कराऊंगा हर एक टॉपिक के, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से इन टॉपिकों से क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे चैनल के बारे में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।